स्टार्ट में ही हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं और यहीं पर हमें मूवी के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक तो था क्लीटस कैसिडी और दूसरी फ्रांसिस बैरिसन थी। वो दोनों अपने अपने रूम में बैठे होते हैं और ये जगह किसी मेंटल असाइलम के वार्ड की तरह लग रही थी। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि फ्रांसिस काफी डरी होती है। तब क्लीटस उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। तब फ्रांसिस कहती है कि मेरी म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही हूँ और मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि इस टाइम उसे कुछ लोग एक बड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं, जिस पर क्लीटस उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ये भी कहता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उन लोगों की इकलौती उम्मीद हो और वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर फ्रांसिस को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। तब ये देखकर क्लीटस को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब एक तरफ तो वो लोग पुलिस की गाड़ी के अंदर फ्रांसिस को ले जा रहे थे, तो उधर क्लीटस गुस्से में जोर जोर से विंडो पर हाथ मार रहा होता है। अब वो लोग फ्रांसिस को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर की मदद से, यानी आवाज की ताकत की वजह से, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये था कि फ्रांसिस के पास ऐसी वोकल पावर्स थी जिसकी मदद से वो किसी भी ग्लास या फिर हैवी चीज को तोड़ सकती थी। अब फ्रांसिस की वोकल पावर की वजह से वो पूरी वैन पलट जाती है। अब इसका असर वहाँ पर बैठे हुए पुलिस ऑफिसर्स पर भी होता है, इसीलिए वो पुलिस वाले घबराते हुए फ्रांसिस की आंख में गोली मार देते हैं, जिससे फ्रांसिस फौरन गाड़ी से बाहर गिर जाती है। तब पुलिस को लगता है कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं होती बल्कि अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद वो लोग फ्रांसिस को एक असाइलम में लेकर आते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होती है जो फ्रांसिस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय आकर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देता है। उस न्यूज़पेपर में ये खबर छपी होती है कि क्या क्लीटस को मौत की सजा दे देनी चाहिए। असल में क्लीटस कैसिडी एक काफी बड़ा सीरियल किलर होता है, लेकिन कुछ खास एविडेंस ना होने की वजह से उसकी डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत बीच में ही रुकी होती है। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि ये न्यूज किसी और ने नहीं बल्कि एडी ने छपवाई होती है। और यहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस को कहती है कि क्लीटस जैसे लोगों को तो मौत की सजा जरूर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एडी के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पर एडी डिटेक्टिव को कहता है कि मेरा क्लीटस से कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर वो डिटेक्टिव कहता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। तब ये सुनकर एडी पूछता है कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो वो मुझसे ही बात करना चाहता है। तब डिटेक्टिव कहता है कि जरूर कोई डेड बॉडी से रिलेटेड बातें होंगी जो वो तुमसे शेयर करना चाहता है, जाके एक बार उससे बात तो जरूर करनी चाहिए तुम्हें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी की बॉडी से वेनम बाहर आकर उस डिटेक्टिव को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एडी वेनम को रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों यानी एडी और वेनम वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ अंदर जाकर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ बैठी एक लेडी और डिटेक्टिव इनकी बातें सुन रहे थे। इन बातों में वेनम एडी को कहता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर हम लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेनम एडी की इंसल्ट कर रहा होता है और साथ साथ उसे चिढ़ाता भी है, जिस पर एडी उसे कहता है कि वेनम तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, तो कम से कम इस बात की तो इज्जत रख लो। इसके फौरन बाद एडी यानी वेनम क्लीटस से मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद एडी क्लीटस से मिलने के लिए एक जेल में आता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बातें होने लगती है। यहाँ पर एडी क्लीटस से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है। तब क्लीटस कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा और इस इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बता दूंगा कि आखिर मैंने जितने भी मर्डर्स किए हैं उनके पीछे क्या राज है और वो डेड बॉडीज कहाँ पर हैं। तब एडी उससे पूछता है कि आखिर इस पूरे काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब जवाब में क्लीटस उससे कहता है बिकॉज आई लाइक यू। अब यहाँ पर क्लीटस एडी को वही न्यूज प्रिंट करने के लिए कहता है जो फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी होती है। और जब एडी वहाँ से जाने लगता है तो क्लीटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बनी कुछ शिप्स पर कर देता है। वहाँ पर कुछ मैसेजेस भी लिखी होती हैं, साथ साथ कुछ कब्रें भी बनी होती हैं, जिसे देखकर एडी वहाँ से आगे निकल जाता है। जाते जाते क्लीटस एडी को कहता है कि प्लीज मुझे भूल मत जाना। और जब एडी बाहर आता है तो वो डिटेक्टिव उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्लीटस ने क्या कहा, जिस पर एडी सारी बात छुपाते हुए उसे कहता है कि अभी तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरी इंक्वायरी अभी भी उस पर जारी है और वैसे भी इस तरह की चीजों का पता लगवाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर एडी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद वेनम एडी की हेल्प करता है दीवार पर बनी उन सारी डायग्राम्स को रिकॉर्ड करने के लिए।
साथ साथ उसे बीच की एक लोकेशन भी बताता है जहाँ पर क्लीटस ने सारी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा हुआ था। फिर नेक्स्ट डे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें क्लीटस ने ही मारा होता है। इसके बाद सारे रिपोर्टर्स आकर एडी से बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी क्लीटस से दोस्ती हो गई है जो उसने ये सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दिए, यानी कि उसने अपने मारे हुए लोगों की सारी डेड बॉडीज को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि उससे अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम ही मिले हो अकेले और तुम्हारे उससे मिलने के बाद ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। अब जब ये इंटरव्यू लाइव टीवी पर आ रहा होता है तो ये देखकर वो डिटेक्टिव काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस बारे में एडी ने उसे नहीं बताया था बल्कि सारी बात छुपाई। तो इतनी बड़ी न्यूज देखकर तो उसको शौक लगना ही था। अब यहाँ पर सारे एविडेंस मिलने की वजह से क्लीटस को सजाए मौत सुना दी जाती है क्योंकि ये न्यूज हर जगह पर फैल जाती है और फ्रांसिस को भी इस बारे में पता चल जाता है। और ये पता चलने के बाद तो फ्रांसिस बहुत दुखी होती है और उधर क्लीटस को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद एडी ने उसे धोखा दिया है। तो इसी वजह से वो इस सब के लिए एडी को रिस्पॉन्सिबल कहता है क्योंकि इस न्यूज के छपने की वजह से एडी रातों रात फेमस जो हो जाता है। इसके बाद वेनम एडी को कहता है कि हम मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे और वो एडी को ये भी कहता है कि अब मैं मुर्गियां खा खा कर तंग आ चुका हूँ और अब मैं इंसानों को खाने के लिए बेचैन हूँ। तब ये सुनकर एडी उससे कहता है कि हम तो पहले ही क्लीटस के केस में उलझे हुए हैं तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि हमें और कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अगर किसी भी पर्सन की मौत हो गई या फिर कोई गायब हो गया तो FBI का सीधा शक हमारे ऊपर ही होगा, इसीलिए इस टाइम में हम किसी भी मुसीबत को दावत नहीं दे सकते। अब इसी वजह से उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और वेनम एडी को बुरा भला कहने लगता है। तब यहाँ पर एडी उसे फिर से कह देता है कि प्लीज मेरी रिस्पेक्ट किया करो। इसके बाद एडी मिलने के लिए एक शॉपकीपर के पास जाता है। इसके बाद वो सीधा एक पोल्ट्री फार्म में जाता है जहाँ पर आते ही वेनम बहुत सारी मुर्गियां खाने लगता है। अब खाना खाने के बाद जब भी दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी रास्ते में गैंगस्टर एक लेडी को परेशान कर रहा होता है और उससे पैसे छीन कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब एडी वेनम को इस मसले में ना पड़ने के लिए कहता है लेकिन वेनम एडी की कोई बात नहीं सुनता और वो उस गैंगस्टर को खाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एडी वेनम से काफी रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, इसीलिए वेनम उस गैंगस्टर को छोड़ देता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और तभी अचानक से एडी के पास उसकी फ्रेंड एन की कॉल आती है और वो एडी को मिलने के लिए बुलवाती है, इसीलिए एडी भी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। अब जब वो दोनों मिलते हैं तो यहाँ भी अंदर ही अंदर वेनम एडी से बातें कर रहा होता है। तो ये देखकर एन को भी पता चल जाता है कि एडी अंदर ही अंदर वेनम से बातें कर रहा है। तो इसीलिए एन एडी से पूछती है क्या वेनम अभी भी तुम्हारे साथ ही है, जिस पर एडी कहता है कि नहीं वेनम तो मर चुका है। तभी एन एडी को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। तभी ये देखकर एडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और तभी एन एडी से कहती है हे वेनम कैसे हो, और मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम भी एडी के अंदर ही हो तो इसीलिए प्लीज एडी का ख्याल रखना। तभी ये सुनकर एडी काफी हैरान हो जाता है और अपनी बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए जाने लगता है जहाँ पर वेनम एडी को समझाता है कि तुम इन छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो बड़े कामों के लिए बने हैं ना। तब एडी उसे कहता है कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ ना, इसीलिए तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेनम खुद ही अपने लिए खाना बना रहा होता है और यहाँ पर वेनम एडी को एक स्ट्रॉन्ग सा ब्रेकफास्ट लेने के लिए कहता है क्योंकि जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वेनम को भी कुछ नहीं मिलेगा। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके पास एक लेटर आया होता है और ये लेटर क्लीटस का होता है जिसमें क्लीटस एडी को कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा हो रही है। साथ ही साथ क्लीटस उसमें अपने पुराने बुरे कामों में लिखकर बता रहा होता है कि अगर मैं पैदा ही ना होता तो मेरी ग्रैंड मदर को कौन मारता, साथ साथ मेरी मदर को बार टब में डिबोकर कौन मारता। इसका मतलब ये था कि क्लीटस ने अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ा था। तब क्लीटस ने उसमें ये भी लिखा होता है कि सब कुछ होने के बाद मेरे फादर ने मुझे एक ऑर्फनेज में भेज दिया और वहाँ के बच्चे भी मुझे मारा करते थे, लेकिन फिर मैं वहाँ पर फ्रांसिस से मिला जो कि एक म्यूटेंट थी जिसके पास वोकल पावर्स थी और यहाँ पर हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बनी और हमारी दोस्ती हो गई और फिर देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और अब एडी मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो इसीलिए एडी भी अब उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एडी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है जहाँ पर क्लीटस एडी को बताता है कि मैं हमेशा से ही एक फैमिली के लिए तरसता रहा हूँ, जिस पर एडी कहता है कि हाँ अपनी ग्रैंड मदर और अपनी माँ को मारने की बात ऐसा तो होना ही था। यहाँ पर क्लीटस उससे कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हो गई तो मेरी मौत की रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं बल्कि तुम होगी। साथ साथ वो एडी को ये भी कहता है कि एडी तुम इंसानियत पर एक धब्बा हो। असल में ये क्लीटस की एक चाल होती है क्योंकि वो एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और यही वजह होती है कि वेनम को भी उस पर
पर गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो एडी के पेट से निकलकर क्लीटस को मारने लगता है। लेकिन अब क्योंकि क्लीटस काफी चालाक होता है, इसीलिए वो उसके हाथ को पकड़कर उस पर बाइट कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आकर उनकी लड़ाई छुड़वा देता है। इसके बाद जब एडी वहाँ से जाने लगता है तो क्लीटस उससे कहता है कि खून का टेस्ट मैंने पहले भी किया है, लेकिन तुम्हारा खून तो बिल्कुल अलग है। अब तभी हम देखते हैं कि जब क्लीटस ने एडी को काटा था तो उसके सिम्बियोट का थोड़ा सा पार्ट क्लीटस के अंदर ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एडी अपने घर पहुंच जाता है तो वेनम उससे माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहाँ पर एडी उसे समझाता है कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल होना चाहिए और अगर तुमने क्लीटस को मार दिया होता तो उसकी मौत का सीधा इल्जाम मेरे ऊपर ही आता, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला बन सकता था। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच एक बार फिर से बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। एक बोलता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ तो दूसरा बोलता है कि मैं तुम्हें बियर कर रहा हूँ। तब यहाँ पर वेनम एडी को कहता है कि तुम एक लूजर थे, मैंने आकर तुम्हें बचाया, तुम्हें एक नई पहचान दी और जब से क्लीटस का केस तुम्हारे पास आया है तुम तो फेमस हो गई हो। तब ये सुनकर एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेनम को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसी वजह से वेनम को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो घर में तबाही मचा देता है। और फाइनली यहाँ पर वेनम एडी की बॉडी को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जाते जाते वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लीटस को देखते हैं जिसे डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत सुना दी गई थी और जब वो लोग उसे इंजेक्शन लगाकर मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उस इंजेक्शन और बॉडी में होने वाली रिएक्शन की वजह से वो छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा क्लीटस की बॉडी से कनेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नया सिम्बियोट पैदा होता है और वो होता है दी कार्नेज। अब देखते ही देखते कार्नेज अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वो सारे लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्नेज दिखने में काफी बड़ा, काफी भयानक और बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद कार्नेज देखते ही देखते सारे पुलिस ऑफिसर्स को खा लेता है और कैदियों को वहाँ से छुड़ाकर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडी को जो टीवी देख रहा था और वहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लीटस जेल से एस्केप कर गया है। तब इस वजह से एडी काफी हैरान और काफी परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर एडी से मिलने के लिए वो डिटेक्टिव आता है और वो इस सारे इंसिडेंट का रिस्पॉन्सिबल एडी को कहता है, जिस पर एडी कहता है कि नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता कि आखिर क्लीटस वहाँ से कैसे भाग गया, इसीलिए तुम इसका रिस्पॉन्सिबल मुझे नहीं कह सकते। तब ये सुनकर वो डिटेक्टिव कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिला है, तो क्या पता उसे वहाँ से आजाद करने में तुम्हारा ही कोई मास्टर प्लान हो। उधर हम देखते हैं कि वेनम एक एक करके बॉडीज को चेंज कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने मुताबिक कोई सुटेबल बॉडी नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो एक लड़की को पोजेस करके एक पार्टी में चला जाता है जहाँ पर सभी लोगों ने अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी और वहाँ पर एक हेलोवीन पार्टी जैसा माहौल होता है जहाँ पर सभी को लगता है कि वेनम ने भी एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहा है और साथ साथ साइज में काफी बड़ा भी, इसीलिए सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर हम क्लीटस को देखते हैं जो कि गाड़ी चुराकर भाग रहा होता है। अब जिस तरह से वेनम एडी से बात किया करता था वैसे ही यहाँ पर कार्नेज क्लीटस से बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि अभी तक दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बियोट है और वो है वेनम, और अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दें यानी वेनम को खत्म कर दें तो पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। जिस पर क्लीटस कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी पार्टनर यानी फ्रांसिस को आजाद करवाना है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ होनी चाहिए। तभी सुनकर कार्नेज भी उसकी बात पर एग्री करता है। उधर पार्टी में वेनम काफी इंजॉय कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है और इवन वो कंपटीशन भी जीत जाता है। वहाँ पर वेनम एक स्पीच भी देता है लेकिन वो एडी को काफी मिस कर रहा होता है। फिर एडी उसी ऑर्फनेज में पहुंचता है जहाँ पर क्लीटस रहा करता था, जहाँ उसे दीवार पर CK+FB लिखा हुआ दिखाई देता है। तब एडी डिटेक्टिव को कॉल करके उसे इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि मैं उस ऑर्फनेज में हूँ जहाँ पर क्लीटस रहा करता था। तब यहाँ पर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि आखिर FB का मतलब क्या है। तब एडी उसे बताता है कि FB का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है। तब ये सुनकर वो डिटेक्टिव कहता है कि हमारे कुछ लोग फ्रांसिस को एक बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर वो डिटेक्टिव उस इंसिडेंट की बात कर रहा होता है जो पुलिस ऑफिसर ने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी, लेकिन उस डिटेक्टिव को ये बात पता नहीं होती कि फ्रांसिस बैरिसन अभी जिंदा है। उधर क्लीटस एक शॉप में जाकर उसकी ऑनर को मार डालता है, साथ ही वो वहाँ के कंप्यूटर को हैक करके सीक्रेट लोकेशन यानी उस असाइलम का भी पता लगवा लेता है जहाँ पर फ्रांसिस को रखा गया था। अब उस असाइलम में आने की बाद तो सबसे पहले वो वहाँ के डॉक्टर्स को मारता है और फिर वो फ्रांसिस से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर क्लीटस कार्नेज की मुलाकात फ्रांसिस से करवाता है। अब ये तीनों आपस में मिलकर काफी खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों ही गाड़ी की मदद से वहाँ से भागने लगते हैं।
और अब इनके पीछे पुलिस पड़ चुकी होती है। लेकिन कार्नेज के सामने कौन टिकने वाला था। कार्नेज बाहर आकर सारी पुलिस की गाड़ियों को उठा कर फेंकने लगता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को वो जान से मार डालता है। उधर वेनम एक दूसरी बॉडी में आकर उसी शॉपकीपर के पास आता है, जहाँ पर वो उनसे कुछ खाना और चॉकलेट्स मांगता है, क्योंकि एडी को छोड़ने के बाद वो काफी दिनों से भूखा था। फिर एडी को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि कल रात जो अटैक हुआ है उसके पीछे एडी का हाथ, क्योंकि एडी के घर के पास उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिली थी। यहाँ वो डिटेक्टिव एडी को सारी बात सच सच बताने के लिए कहता है। तब एडी कहता है कि जब तक मैं एक फोन कॉल नहीं करता तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद एडी एन को कॉल करता है। तब उसकी बात सुनकर एन उस डॉक्टर के साथ बैठकर एडी से मिलने आ जाती है। तब उससे मिलने के बाद एडी एन से कहता है कि सिटी में जो भी हादसे हो रहे हैं उसके पीछे क्लीटस का हाथ है, क्योंकि एक अननोन पावर जो सब पर अटैक कर रही है उसने एक नए सिम्बियोट को पैदा कर दिया है। एडी यहाँ पर ये भी बताता है कि अब मैं और वेनम एक साथ नहीं है, तो इसीलिए एन प्लीज तुम जाओ और वेनम को ढूंढो, क्योंकि एक वेनम ही है जो कार्नेज को हरा सकता है। अब क्योंकि एन जानती थी कि वो शॉपकीपर वेनम के बारे में जानती है, तो इसीलिए वो सीधा वहाँ पर जाती है और उनसे पूछती है क्या आपने वेनम को देखा है, कि वेनम तो उस शॉपकीपर की बॉडी के अंदर ही छुपा होता है। और वो एन को कहता है कि इस टाइम मैं एडी से बहुत नाराज हूँ। तब यहाँ पर एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारी मदद की जरूरत है, जाओ और उसकी हेल्प करो। तब ये सुनने के बाद वेनम फाइनली एडी से मिलने के लिए एग्री हो जाता है। उधर क्लीटस और फ्रांसिस पूरे शहर में तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं, जहाँ क्लीटस की बॉडी से निकलकर कार्नेज कहता है कि मेरा अगला शिकार वेनम है, यानी कि एडी। इसके बाद हम देखते हैं कि वेनम यानी कि एन एडी से मिलने आए होते हैं। इसके बाद ये तीनों किसी तरह करके वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ रास्ते में वेनम एडी को उससे माफी मांगने के लिए कहता है। तो इसीलिए यहाँ पर एडी फाइनली वेनम से माफी मांग लेता है। उधर वो डिटेक्टिव कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में क्लीटस मिल जाता है, इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर सीधा क्लीटस पर शूट कर देता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी से कार्नेज बाहर आकर उस डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। इसके बाद जब फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है तो उसे वहाँ पर एन की रखी हुई रिंग मिलती है और तब वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले उसे एन की पिक्चर भी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो सीधा आकर एन को पकड़ लेती है और फिर वो एन को कहती है कि हमारी शादी में जरूर आना। इसके बाद डॉक्टर एडी को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आकर एन को ले जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लीटस और फ्रांसिस दोनों शादी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो डिटेक्टिव भी होता है जिसे थोड़ी देर पहले इन्होंने प्रिजनर बनाया था। अब यहाँ एक तरफ तो उनकी शादी हो रही होती है, तो तभी वहाँ पर वेनम यानी एडी भी पहुंच जाता है। अब उसे वहाँ पर देखकर जैसे ही क्लीटस की बॉडी से कार्नेज निकलकर बाहर आता है तो उसे देखकर वेनम डर जाता है और वापिस से एडी की बॉडी के अंदर घुस जाता है। तब यहाँ पर एडी वेनम से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो। तो वेनम उसे कहता है कि ये तो दी कार्नेज है, ये बहुत ज्यादा चालाक, तेज और पावरफुल होते हैं। तब एडी वेनम से कहता है कि बस तुम बाहर आ जाओ और बाहर आने के बाद तुम जिसे मर्जी खाओ, मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। तब ये सुनकर तो वेनम फुल स्पीड के साथ फौरन बाहर आ जाते हैं और अब यहाँ पर दो ग्रेट वॉरियर्स के बीच जबरदस्त फाइट छिड़ जाती है। दोनों ही आपस में एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, साथ साथ एक दूसरे पर हावी होने की भी काफी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्नेज वेनम पर भारी पड़ रहा होता है, उसे उठा कर फेंक रहा होता है। अब यहाँ दरमियान में कार्नेज और फ्रांसिस के बीच में बातें भी हो रही होती है, लेकिन अब क्योंकि फ्रांसिस के पास वोकल पावर होती है इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिसकी वजह से कार्नेज को कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिम्बियोट और एक्सट्रीम लेवल की हीट सोनिक पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तब इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पर डॉक्टर कार्नेज के ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक काफी बड़ा घंटा भी होता है जो कि बजने लगता है। अब घंटे की आवाज सुनकर दोनों ही सिम्बियोट्स अपने अपने होस्ट की बॉडी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आवाज आना बंद होती है तो ये दोनों सिम्बियोट्स वापिस से अपने अपने होस्ट की बॉडी में आ जाते हैं। इसके बाद कार्नेज एन को लेकर सीधा एक बिल्डिंग की टॉप पर जाने लगता है, लेकिन अब तक वेनम की बॉडी पर काफी पत्थर गिर चुके होते हैं, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और यहीं पर वो एडी को कहता है कि इस बार हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे क्योंकि कार्नेज मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद कार्नेज फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी सोनिक पावर कार्नेज को काफी परेशान कर रही थी। अब क्योंकि कार्नेज की पकड़ काफी तेज होती है इसीलिए फ्रांसिस का दम घुटने लगता है, इसीलिए वो वहीं पर गिर जाती है। तब ये देखकर क्लीटस को गुस्सा आ जाता है और वो कार्नेज को अपनी बॉडी से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन अब क्योंकि कार्नेज का पूरा कंट्रोल क्लीटस की बॉडी पर होता है इसीलिए वो उसे खुद से अलग नहीं होने देता। अब ये सारा सीन वेनम भी देख रहा होता है, इसीलिए वो एडी को कहता
कहता है कि देखो कार्नेज का कंट्रोल क्लीटस की बॉडी पर नहीं है। तभी सुनकर एडी कहता है कि हाँ, सिर्फ तुम और मैं ही एक परफेक्ट मैच है और भला हम दोनों के अलावा कोई और परफेक्ट मैच हो सकता है। जिसे सुनकर वेनम को और ज्यादा जोश आ जाता है जीतने का, इसीलिए वो कार्नेज को चैलेंज कर देता है। इसीलिए अब ये दोनों ही काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ तो कार्नेज के हाथ में एन होती है तो दूसरी तरफ वेनम के हाथ में एक रॉड होता है जिसे वो सीधा कार्नेज के सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से एन सीधा जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर आकर वेनम उसे बचा लेता है। लेकिन इतनी ही देर में कार्नेज भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपनी स्पाइक्स को उसके अंदर घुसा रहा होता है। अब यहाँ दोनों सिम्बियोट्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही है। और यहाँ पर वेनम कार्नेज को इस मूवी का बेस्ट डायलॉग भी मारता है, वेनम लेट देयर बी कार्नेज। लेकिन तब तक वहाँ पर फ्रांसिस भी जाग जाती है, तो इसीलिए वेनम उसे सोनिक साउंड निकालने के लिए कहता है। लेकिन तभी कार्नेज वहाँ पर आकर उसे जोर से धक्का दे देता है और इसी वजह से नीचे गिरते वक्त फ्रांसिस वहाँ पर जोर से चिल्लाने लगती है। तो इसीलिए सोनिक पावर की वजह से वहाँ की सारी दीवारें टूटने लगती हैं और साथ ही इतनी जोरदार आवाज की वजह से दोनों ही सिम्बियोट अपने अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा सा घंटा नीचे आकर गिरने लगता है, लेकिन उसके नीचे फ्रांसिस लेटी होती है। लेकिन तभी वेनम वहाँ पर एक बार फिर से आकर एडी, एन, उस डॉक्टर और फ्रांसिस को बचा लेता है। यहाँ पर क्लीटस की बॉडी से कार्नेज पूरी तरह से अलग हो चुका था और यहाँ पर कार्नेज दोबारा से आकर क्लीटस की बॉडी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वेनम वहाँ पर आकर उसे खा लेता है। इसके बाद वेनम वहाँ पर आकर क्लीटस को पकड़ लेता है। इसके बाद वेनम क्लीटस को भी जान से मार डालता है और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और फाइनली सारे खतरे भी टल जाते हैं। इसके बाद एडी उस डॉक्टर को कहता है कि तुम एन को अपने साथ ले जाओ, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस हादसे में वो डिटेक्टिव बच गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेनम और एडी एक किनारे के पास बैठे होते हैं, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक रूम पर आता है जहाँ पर एडी बेड पर सो रहा होता है। तब वेनम उससे पूछता है कि हम दोनों को एक दूसरे से कुछ सीक्रेट्स छुपाने चाहिए। तब एडी कहता है कि हर चीज का एक पास्ट होता है। तब वेनम उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानता हूँ और तुम्हें बताना भी चाहता हूँ, लेकिन वो सारी बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तब यहाँ पर एडी को लगता है कि शायद वो अपने सिम्बियोट के बारे में उसे बताएगा, लेकिन तभी वहाँ पर टीवी फ्लिकर करने लगता है और आसपास की सारी चीजें बदलने लगती हैं। अब यहाँ पर एडी को ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ वेनम कर रहा है। तभी सुनकर वेनम कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से एक गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेनम स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुंच गए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वेनम भी अब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का हिस्सा बन गए हैं। अब इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।